हल्दी वाले दिन मैं पीले कपड़े पहने अपने सहेलियों के बीच में बैठी हुई थी कि अचानक मेरा दिल मतलाने लगा। मेरी बदलती हालत को देखकर मेरी सास, जो कि अभी अभी हमारे घर हल्दी के एक रस्म करने आई थी, फौरन उठकर मेरे पास आई और मुझसे बोली, क्या बात है, सब ठीक तो है? मैंने सर हाँ में हिला दिया। सच तो ये था कि मेरे हाथ पैर अब कांपने लगे थे। मेरी सास मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी, राजू बेटा, क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, थोड़ी देर आराम कर लो। मेरे आसपास बैठी मेरी सहेलियां मेरी सास की बातें सुनकर कहने लगी, वाह, सास हो तो ऐसी इतनी ख्याल रखने वाली कि दिल चाहता है कि हमारी भी ऐसी ही सास हो। मेरी एक चुलबुली सहेली की बात पर मेरी सब सहेलियां जोर जोर से हंसने लगी थी। हल्दी की खुशबू मेरे सर को चढ़ी जा रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे बस अभी मैं गिर जाऊंगी कि तभी सामने से आते अतुल पर जब मेरी नज़र पड़ी तो मेरी निगाहें खुद ब खुद झुक गई। मेरे शरीर में एक मीठा दर्द सा जग गया। बस एक रात मेरी जान, कल हम एक हो जाएंगे। वह मेरे कानों में सरगोशी करते हुए बोला तो शर्म से मेरे गाल लाल होने लगे। इतने में मेरी सास मेरे लिए जूस के गिलास ले आई और मुझसे कहने लगी कि जल्दी इसे पीकर ख़त्म करो। मुझे लगता है तुमने कुछ खाया पिया नहीं है, इसीलिए कमज़ोरी हो रही है। मुझे ऐसा लगा कि मेरा दिल बंद हो जाएगा। मुझे जूस की खुशबू से भी उल्टी आने का मन कर रहा था। जूस का गिलास अभी मुंह से लगाया ही हुआ था कि मेरी तबीयत एकदम से बिगड़ गई। ऐसा लगा कि अभी उल्टी आ जाएगी। मैं जल्दी से उठकर अपने कमरे में भागी थी और सीधे बाथरूम में घुस गई थी। मेरे पीछे पीछे मेरी माँ और मेरी सास भी आ गई थी। बाथरूम में जाते ही मुझे उल्टियाँ शुरू हो गई थी। उल्टियाँ कर कर के मैं दल हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद मैं बाहर आई तो मेरी सास और मेरी माँ बहुत परेशान थी। मेरी माँ ने कहा, थोड़ी देर आराम कर लो। मेरी सास भी मेरे पास ही बैठ गई। मेरे ससुराल ज़्यादा दूर नहीं थी, सामने वाला घर ही मेरी ससुराल था। बचपन से ही मेरा आना जाना लगा रहता था। मेरी विधवा माँ मेरे पास ही आकर बैठ गई और मुझ पर कुछ पढ़कर फूंकने लगी। लोगों की भी गंदी नज़रें होती हैं, न जाने कौन आज आंख भर भर के तुझे देखता रहा था। 100 बार तुझे कहा है कि अपना ध्यान रखा कर। मैंने चुप करते हुए कहा, मम्मी बस भी करें, क्योंकि मेरा सर भारी हो रहा था। मम्मी ने कहा, अपनी तबीयत जल्दी से अच्छी कर लो राजो, कल का दिन है बस। कल भी तुम्हारी यही हालत हुई तो लोग क्या कहेंगे? यहाँ तो लोग बातें करते नहीं रुकते कि लो बीमार बहू हमें चिपका दिया। न जाने क्यों मुझे मम्मी की यह बातें अच्छी नहीं लग रही थी। मैं तो थोड़े गुस्से में बोली, बीमार भी भगवान ही करता है और उसे ठीक भी भगवान ही करता है। कुछ भी हमारे हाथ में नहीं होता। मैं कोई जानबूझकर तो बीमारी अपने ऊपर नहीं लदी है। मम्मी कहने लगी, मैं कब कह रही हूँ कि तुम भी बस बात का बतंगड़ बना लेती हो शालिनी। मैं कम से कम आराम तो करो। मैं करवट मोड़ में लेट गई। अगले दिन बारात थी। हल्दी और मेहंदी का फंक्शन एक बार में ही रख लिया था। मेरी सास को शादी की बहुत जल्दी थी और मेरा दिल सुबह से बंद हो रहा था। हल्का हल्का बुखार और हर चीज़ की स्मेल मेरे सर में चढ़ी जा रही थी। यहाँ तक कि अपने करीब से आने वाले मेकअप की भी खुशबू भी मुझे परेशान कर रही थी और मेरा दिल कर रहा था कि मैं यह सारा मेकअप उठाकर बाहर फेंक दूं। मैंने बड़ी मुश्किल से ही मेकअप करवाया और फिर जब मुझे स्टेज पर ले जाया गया, थोड़ी देर बाद मेरा पति अतुल भी आ गया था। खैर, जैसे तैसे करके शादी हो गई थी
और मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई थी। ससुराल में भी कुछ रस्में हो रही थी, लेकिन मेरा किसी में भी रस्म में दिल नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी चक्कर आ जाएगा। लेकिन मैं जैसे तैसे खुद को संभालने बैठी हुई थी और फिर रात हुई तो मुझे अतुल के कमरे में पहुंचा दिया गया। कमरा बहुत ही खूबसूरत और ताज़ा फूलों से सजाया गया था, लेकिन अचानक ही थोड़ी देर बाद मेरी तबीयत इतनी खराब हुई कि मैं वहाँ भी भागती हुई सीधे वॉशरूम में गई और मुझे उल्टियाँ शुरू हो गई। वॉशरूम से निकलने के बाद ही मुझे ऐसा लगा कि मेरे शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं है। मैं मुश्किल से खुद को घसीटते हुए बाहर आई थी कि कमरे में मौजूद मेरी सास ने मुझे गौर से देखा और कहा, क्या बात है, यह बार बार उल्टियाँ क्यों आ रही हैं तुझे? फिर उन्होंने सबके कमरा खाली कराने को कहा और मेरा चेकअप करने लगे। चेकअप पूरा करने के बाद उन्होंने दरवाज़ा खोला और जैसे ही रिश्तेदारों, औरतों और लड़कियां कमरे में दाखिल हुई तो मेरी सास न आओ देखा न ताओ, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि ये तो प्रेग्नेंट है। पता नहीं किसका पाप अपने कोख में रखकर मेरे घर आई है। ऐसी चरित्रहीन बहू मैं अपने घर में स्वीकार नहीं करूँगी। यह खबर इतनी अचानक कानों में पड़ी थी कि वहाँ पर मौजूद सब औरतों को सांप सूंघ गया। नई नवेली दुल्हन, जिसने अभी सुहागरात भी नहीं मनाई थी, उसका एकदम से पैर भारी होने का ऐलान यकीनन सबको शक में डाल गया था। वही मैं भी बहुत ही हैरत में ही भरी नज़रों से अपनी सास की तरफ देख रही थी और यह सब कुछ सुनकर मेरे होश उड़ चुके थे। सबके साथ साथ मेरी भी आंखें फटी की फटी रह गई थी। यह कैसे मुमकिन है? किसी ने मेरी माँ को भी यह खबर दी थी और वह भी फौरन भागती हुई मेरे कमरे में आई थी। मेरी विधवा माँ, जिसकी कुल जमा पूंजी सिर्फ इज्जत ही थी, वह यूं इस भारी महफिल में लुटता देखकर अपने पैरों पर खड़ी नहीं रह सकी और ज़मीन पर बैठ गई। मैं परेशान नज़रों से अपनी सास की तरफ देखने लगी कि यह सब क्या हो गया, बल्कि इससे भी ज़्यादा मुझे इस बात की टेंशन थी कि यह कैसे हो सकता है, क्योंकि मुझे तो अभी तक किसी ने छुआ तक नहीं था। मैं एकदम कुंवारी थी, लेकिन अगर मैं कुंवारी थी तो मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई? मेरी समझ से यह सारी बातें बाहर थी कि अचानक मेरी सास ने कमरा खाली करने को कहा और उनके जाते ही एकदम से अतुल कमरे में आया तो मैं खुद में सिमट गई। मेरी सांसें तेज हो गई। मैं घूंघट से जरा सी निगाहें उठाकर उसे देखा तो उसके चेहरे पर एक खुशी देखी जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मगर मुझे हैरानी हुई कि इतनी बड़ी खबर पर इतना चुप और शांत नज़र कैसे आ सकता है। मर्द तो ऐसी बातें सुनने के बाद अपनी पत्नी को जान से मार डालते हैं या उसे अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल देते हैं। ऐसे बहुत से कहानी हमारे समाज में फैली हुई है कि पहले ही रात पत्नी को मार दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे न्यूज़, टीवी और अखबार पर आते रहते हैं और वजह यह बताई जाती है कि लड़की चरित्रहीन थी, लेकिन शीशे के सामने बाल बनाते और गुनगुनाते अतुल को देखकर मेरा दिल और भी ज़्यादा घबरा गया था। ऐसा लगा जैसे तूफान से आने की पहले की शांति है। मुझे तो लग रहा था कि खबर ने अतुल के दिमाग पर असर डाला है। हो सकता है यह रात मेरी ज़िंदगी के आखिरी रात हो और यह सुहाग रात का कमरा मेरी मौत के मातम के कमरे में बदलने वाला हो। मैं आने वाले समय के लिए खुद को दिमागी तौर पर तैयार कर चुकी थी, क्योंकि इस नए ज़िंदगी से मेरा
मर जाना ही अच्छा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी इस रात की जब सुबह होगी तो मैं लोगों का सामना कैसे करूंगी कि एक कुंवारी लड़की शादी होते ही प्रेग्नेंट कैसे हो गई, जबकि उसे तो उसके पति ने अभी तक हाथ भी नहीं लगाया था। सारी बात मेरे चरित्र पर आ रही थी और मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रही थी। मैं बस एक ही पहलू पर सोच रही थी कि यह सब कुछ कैसे हो गया। मेरा ना तो किसी के साथ ऐसा गंदा संबंध था कि जिसके नतीजे में यह सब कुछ हो जाता। शायद मेरी सास झूठ बोल रही है। इस ख्याल से मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली हुई, लेकिन मेरा दिमाग उलझा हुआ था कि एकदम से अतुल मेरे पास आकर बैठा तो मैं एकदम से डर कर उछल पड़ी। घूंघट के पीछे से जब मैं अतुल की तरफ देखी तो वह मोहब्बत भरी नज़रों से मेरी ही तरफ देख रहा था। मुझे थोड़ी हिम्मत हुई। मैंने अटकते हुए कहा, अतुल, मेरा कोई दोष नहीं है। आप तो मुझे बचपन से जानते हैं। तो उसने अपने भारी भरकम हाथ मेरे नाजुक से कांपते हुए हाथों पर रख दिए। मेरे हाथों को हल्के से दबाते हुए बोला, मेरी जान, आज की रात इन बातों के लिए नहीं है। वह अपने होंठ मेरे कानों के पास ले जाकर कहने लगा कि बस अब खामोश हो जाओ। आज की रात तो बस प्यार भरी बातें करने के लिए है। अतुल के इतने शांत होने पर मुझे अब बहुत ज़्यादा हैरत हो रही थी। मेरे तो कान कुछ और ही सुनने के लिए बैठे थे, लेकिन यह तो अतुल की प्यार भरी बातें सुन रहे थे। मैं तो सोच रही थी कि अतुल गुस्से में आते ही मुझे पूछेगा कि किसका पाप लेकर मैं अभी उसके कमरे में मौजूद हूँ। अभी अभी उसके कमरे से निकल जाऊं और अपने आशिक के पास चली जाऊं। मुझे अतुल से इन्हीं शब्दों की उम्मीद थी। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, पूरा शरीर पसीना पसीना हो रहा था। फिर धीरे से उसने मेरा घूंघट उठाया और हम दोनों के ही नज़रें आपस में टकराई। तो मैं एकदम से अपनी नज़रें झुका ली। फिर उसने अपनी जेब से एक मखमली डिबिया निकाली जिसमें सोने का एक चैन था। उसकी गंभीर आवाज़ कमरे में गूंजी। अतुल ने कहा, कैसी लगी तुम्हें? मैंने बहुत सी दुकानों को छान मारा, तब जाकर यह पसंद आई है। जैसे तुम अनमोल हो, वैसे ही यह सोने का चैन भी अनमोल है। मैं निगाहें उठाकर अतुल की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर दूर दूर तक मोहब्बत की पा लेने की खुशी छाई हुई थी। अतुल का यह रूप मेरे लिए बहुत ही अलग था। जिस समय मेरी सास ने यह खबर सुनाई थी तो उस समय अतुल भी तो कमरे में मौजूद था, लेकिन उस समय से लेकर तन्हाई में आने तक मैं अतुल के चेहरे पर गुस्से की लकीर भी नहीं देखी थी। इस खबर को सुनने के बाद भी अतुल बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा। मुंह दिखाई में अतुल ने मुझे सोने का चैन देने के साथ साथ 2 लाख भी मेरी गोद में रख दिए तो मैं हैरान रह गई। अतुल ने कहा, इन पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है। मैं परेशान परेशान सी नज़रों से कभी पैसे की ओर और कभी अतुल की शक्ल की तरफ देखने लगी। समझ ही नहीं आ रहा था कि इस मौके पर क्या कहूँ। बस डर तो था कि एक ही बात का, कि ना जाने अतुल का जो रवैया देख रही हूँ वह किसी भी समय बदल सकता है। लेकिन मेरी हैरानगी उस समय बहुत बढ़ गई जब अतुल ने मुझसे कहा कि तुम अपना यह ड्रेस चेंज कर लो और रिलैक्स हो जाओ। इतनी भारी जोड़े में परेशान रहोगी, वैसे भी तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अतुल की बात सुनकर मैं हक्का बक्का से उसकी तरफ देखने लगी, लेकिन मैं बोली कुछ नहीं, क्योंकि अभी तक जो सब मेरे साथ हो रहा था मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। तो मैं अतुल के मिजाज को क्या समझ पाती। मैं खामोशी से उठी और अपना शादी का लहंगा
जो मैंने बड़े अरमानों से अपने लिए खरीदा था, उसे लहंगा उतार कर अपने एक सादा सा कॉटन का सूट पहन लिया। मेकअप साफ किया और आईने में गौर से अपनी शक्ल को देखने लगी। कल तक मेरी ज़िंदगी में जो बहार और खूबसूरत नई ज़िंदगी की खुशियाँ शामिल थी वह एकदम से बदल चुके थे। लेकिन हैरत ये है कि सब कुछ वैसा ही था, सिवाय इसके कि मैं कुंवारी होते हुए भी प्रेग्नेंट हो चुकी थी। मैंने अपने पेट पर हाथ रखा, फिर आईने की तरफ देखने लगी। यह कैसे हो गया? परेशानी से मेरे चेहरे के हाव भाव बदलने लगे। मैं जब वॉशरूम से बाहर आई तो अपने लहंगे को मैंने अलमारी में लटकाया और अचानक मेरी नज़र बेड पर पड़ी थी, जहाँ बैठ के आसपास ताज़ा मोतियों के फूलों की खुशबू अभी तक फैली हुई थी। बेड पर बिखरे गुलाब की पत्तियां वैसे ही पड़ी थी और बेड की दूसरी तरफ अतुल पीठ किए लेटा हुआ था। इस रात के हवाले से मैंने जो जो सपने देखे रहे थे वह सारे के सारे कांच की चूड़ियों की तरह टूटकर बिखर रहे थे। यह सोचकर मेरी आंखों में आंसू भर गए। मैं जिंदगी के किस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई हूँ, जहाँ मेरा अपने ही आप ही गंदा हो गया है। ना जाने मम्मी का क्या हाल होगा। इतनी बड़ी खबर सुनने के बाद वह मेरे बारे में क्या सोचेंगी। उन्हें तो अपनी परवरिश पर बहुत ही गर्व था और अब उनका यह गर्व बहुत बुरी तरह से किसी के पैरों तले मसला जा चुका था। हे भगवान, मेरे साथ यह क्या हो गया है? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कोई सिरा मिल ही नहीं रहा था। खामोशी से मेरे दिल ही दिल में आंसू गिरे जा रहे थे। अतुल शायद अब सो चुका था तो मैं भी उसके बराबर में सिमट कर लेट गई, लेकिन नींद किस जालिम को आनी थी। मेरा सर दर्द की वजह से फटा जा रहा था। हे भगवान, मेरे पास तो कोई ऐसा भी नहीं है कि जिसमें मैं अपना दुख बांट सकती हूँ। ना भाई है, ना ही तूने बहन दी है जिसके गले लगकर रोकर मैं अपना गम हल्का कर सकूं। मेरा यह समस्या कैसे हल होगी, मुझे समझ से बाहर थी। हे भगवान, तूने मेरे साथ ये क्या कर दिया? मैं बार बार अपने आप को सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा करती तो उतनी ही ज़्यादा दुखी हो जाती। मैं अपने साथ लेटे हुए अपने पति अतुल को देखा, जो बहुत ही सुकून से सो रहा था, और एक मैं थी जो बेसुकूनी करवटों पर करवटें बदलती जा रही थी। मुझे लगता था कि आज की रात बहुत ही लंबी रात हो गई है, जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुबह कहीं 5 बजकर मेरी आंख लगी तो थोड़ी देर बाद ही दरवाजे पर दस्तखत की आवाज़ आने लगी और मेरी आंख खुल गई। मैं गर्दन मोड़कर दूसरी तरफ देखा तो अतुल ने जरा सी गर्दन उठाकर दरवाजे की तरफ देखा और फिर उठकर बैठ गया। जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वह मुस्कुराने लगा। मैं भी उठकर एकदम से बैठ गई और रात के होने वाले हादसे एक एक करके दोबारा से मुझे याद आने लगे तो मेरा दिल फिर से भारी होने लगा। मैं बस इंतज़ार में थी कि कब अतुल अपने दिल की भड़ास निकालता है, लेकिन अभी तक तो मुझे कोई ऐसे आसार नज़र नहीं आ रहे थे कि जिससे मुझे अंदेशा होता कि अतुल मेरे ऊपर गुस्सा करेगा। तभी गुड मॉर्निंग मैडम जी, अतुल की बहुत ही मीठी और प्यार में डूबी आवाज़ मेरे कानों में गूंजी तो मैं भी धीरे से उन्हें गुड मॉर्निंग कहा और फिर वह बेड से उतरकर दरवाजे की तरफ बढ़ा तो सामने ही उसकी माँ खड़ी हुई थी और उसकी माँ के साथ ही एक नौकरानी ट्रे उठाकर अंदर आई। राजू, फौरन नाश्ता कर ले। फिर मुझे
तुम्हें इंजेक्शन भी लगाना है। रात से तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हो, तुम्हें ताकत का इंजेक्शन देना है। मैं कुछ न समझते हुए उनकी तरफ देखने लगी तो उन्होंने नौकरानी को इशारा किया तो उसने ट्रे मेरे बेड पर रख दी। मेरी सास ने कहा, राजू जल्दी जल्दी नाश्ता करो, उसके बाद आज मुंह दिखाई की रस्म भी करनी है। थोड़ी देर में मेहमान आना शुरू हो जाएंगे, बहुत सारी तैयारी करनी है। नाश्ता करने को मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मैं लगभग 2 दिन की भूखी थी। उल्टियाँ कर कर के मेरा पेट भी खाली हो गया था, इसीलिए पेट में अजीब सा दर्द और खालीपन महसूस हो रहा था। फिर मेरी सास अतुल की तरफ मुड़कर अतुल से कुछ कहने लगी। अतुल, तुम्हारा आज पार्टी के लिए ड्रेस तैयार है, पहन कर देख लो। अगर तुम्हें लगता है कि इसे दोबारा इस्त्री करना चाहिए तो बता देना, मैं नौकरानी से कहकर दोबारा इस्त्री करवा दूंगी। मैं उन दोनों माँ बेटे को आज की होने वाली रस्म के लिए तैयारी के हवाले से इतना खुश होते हुए देख रही थी और उनकी बातें सुन रही थी। मैं बहुत ही हैरान हुई कि फिर मैं आहिस्ता से साथ उठी और वॉशरूम में गई और फ्रेश होकर बाहर आई। मैंने एक ब्रेड उठाई और एक कप चाय का उठाया। जैसे ही मैंने चाय का कप ख़त्म करके ट्रे पर रखा तो नौकरानी ने मेरे सामने से ट्रे उठा ली और बाहर निकल गई। फिर मेरी सास मेरे पास बैठी और उन्होंने अपने हैंड बैग से एक इंजेक्शन निकाला और मुझसे कहा कि अपना हाथ आगे करो। मैं चुपचाप अपना हाथ आगे किया तो उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगा दिया। इसका थोड़ा सा दर्द भी हुआ था, लेकिन फिर ठीक हो गया। इतने में अतुल का भाई भी कमरे में आ गया। अतुल का यह भाई दिमागी तौर पर पागल था। वह बच्चों जैसी हरकतें किया करता था। हालांकि उसकी उम्र 25 साल हो चुकी थी। वह अंदर आया और मुझे देखकर ताली बजाते हुए बोला, मम्मी, क्या अब यह हमारे साथ ही रहेंगी? तो मेरी सास ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, अब यह हमारे साथ ही रहेगी। अच्छा, अब तुम बाहर जाओ, दुल्हन को तैयार भी होना है। फिर हम उसे लेकर मैरिज हॉल के लिए निकलेंगे। मेरी सास की बात पर मेरे देवर का यह मूड खराब हो गया, लेकिन अतुल उसे ज़बरदस्ती बाहर ले गया। अब कमरे में मैं और मेरी सास अकेले थे कि अचानक वो मेरे पास आई और कुछ पैसे मेरे गोद में रख दिए और कहा, इन्हें खर्च करो और पैसे बच्चे होने के बाद तुम्हें मिल जाएगी। अपनी सास की बात सुनकर पहले तो मुझे हैरत हुई, लेकिन फिर मुझे गुस्सा आ गया। मैं कुछ कहना ही चाहती थी कि वह एकदम से बोली, तुम्हें अभी भी कुछ कहने की परमिशन नहीं है रज्जो। अभी घर मेहमानों से भरा पड़ा है और मैं आगे कोई बात नहीं सुनना चाहती। मैंने कहा, लेकिन मुझे आपसे एक सवाल ज़रूर करना है और भगवान के लिए मुझे उसका जवाब देकर जाएं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपने मुझे यह पैसे क्यों दिए हैं और इस बच्चे से मेरा क्या संबंध है। मैं तो बिल्कुल कुंवारी हूँ। अच्छा, तो तुम कुंवारी हो? मेरी सास ने जरा गुस्से से मेरी तरफ देखा। अगर तुम कुंवारी हो तो यह बच्चा क्या फूंक मारने से तुम्हें पेट में आ गया है? तुम किसे उल्लू बना रही हो? राजू, मैं एक बहुत ही अनुभवी दाई हूँ, जो बदकिस्मती से तुम्हारी सास भी बन गई हूँ। अगर शादी से पहले मुझे इन बातों का पता होता तो मैं कभी भी तुम्हें अपनी बहू न बनाती, लेकिन मेरे पति ने तुम्हारे बाप से वादा किया था कि दोनों बच्चों की शादी होगी। मैंने उस वादे को निभाया है और इसीलिए मुझे खामोशी होना पड़ा।
बाकी रह गई बात पैसों की, यह पैसे तुम्हें इसीलिए दिए हैं कि तुम्हारा जो दिल चाहता है खाओ पियो और अपनी सेहत बनाओ। हम तुम्हारे लिए यही कर सकते हैं और जब तक हो सकता है करते रहेंगे। यह बात करके मेरी सास बाहर जा चुकी थी। मैंने फौरन भागकर कमरे का दरवाजे के अंदर से लॉक किया और फिर चीख मार मार कर रोने लगी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं अपनी सास का एहसान मानती कि मुझ जैसी लड़की को उन्होंने अपना लिया था, या अपनी किस्मत पर आंसू बहाती कि जिसने मुझे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था कि मैं अपनों से ही निगाहें चुराने लगी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने घर वालों का सामना कैसे करूं। हे भगवान, मैं किस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई हूँ जहाँ आगे भी गड्ढा है और पीछे खाई है। अतुल और मेरे सास के व्यवहार को देखती हूँ तो उनसे बड़ा मेरा अपना कोई नज़र नहीं आता। ऐसा लगता है कि यह दोनों मेरे कितने बड़े मददगार हैं और दूसरी तरफ अपने ही घर की इज्जत को उछालने वालों की समझ भी नहीं आती। अगर यह मुझे इतना ही चाहते हैं और उन्हें मेरी इज्जत इतनी ही प्यारी है तो फिर इस हादसे को छुपा भी तो सकते थे। मेरी सास ने मुझे मेरी माँ की नज़रों में ही क्यों गिरा दिया? मेरी माँ ने कैसे गिरकर मेरी सास के पैर पकड़े थे कि इस खबर को कहीं मत फैलाना। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। मेरी और मेरी बेटी की इज्जत का सवाल है। कितनी मुश्किल से मेरी सास इस बात के लिए मानी थी कि वो इस बात को नहीं बताएंगी कि मैं पेट से हूँ। अचानक आने वाले इस ख्याल से मेरा दिल कट गया। मैं अपने सर को घुटनों पर रखकर जोर जोर से रोने लगी। इतने में दरवाजे पर फिर दस्तक हुई तो मैं उछल पड़ी और डरी सहमी नज़रों से दरवाजे की तरफ देखने लगी। मैंने दरवाजे को खोला तो सामने ब्यूटी पार्लर से आई दो लड़कियां खड़ी थी जो मुझे हैरानों परेशान नज़रों से देख रही थी। आप रो रही हैं? अंदर आते हुए एक लड़की ने कहा। दरवाज़ा बंद किया और मुझसे सवाल किया तो मैं गड़बड़ा सी गई। मैंने अपने आंसू साफ किए, उससे कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, लेकिन लड़कियां तो अपनी मुंह दिखाई की रस्म के दिन तो बहुत खुश होती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने बहाना बनाया कि मेरे सर में दर्द हो रहा था और फिर मुझे अपनी मम्मी पापा की भी याद आ रही थी, इसीलिए मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। हाँ, ऐसा होता है कि अपना घर, अपने माँ बाप सब बहुत याद आते हैं तो बस बात बात पर आंखें भर ही जाती हैं। हम भी खुद इस कंडीशन से गुजरे हैं। उनमें से एक लड़की बहुत ही बातूनी थी और लगातार बोले जा रही थी और यहाँ मेरे दिल की दुनिया उथल पुथल हो रही थी। मैं बस एक ही बात सोच रही थी कि अतुल ने न शादी से पहले शादी के बाद मुझे छुआ था। मैं एकदम पवित्र लड़की थी, फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई? ब्यूटिशियन मुझे तैयार करके जा चुकी थी। थोड़ी देर बाद मेरी सास और अतुल मुझे मैरिज हॉल ले गए जहाँ पर मुँह दिखाई का फंक्शन होना था। मुँह दिखाई का फंक्शन बहुत ही बड़ा रखा था। ना जाने कितने मेहमानों को बुलाया गया था। मुझे स्टेज पर ले जाकर बैठा दिया गया। अतुल और मेरी सास साए की तरह मेरे आसपास ही मौजूद रहे। मुझे दूर दूर तक मेहमानों के सर ही नज़र आ रहे थे, लेकिन इसमें कहीं भी मुझे मेरी माँ दिखाई नहीं दी। तो मैंने धीरे से अपनी सास से पूछा कि मेरी मम्मी कहाँ है, क्या वह नहीं आई? तो उन्होंने कहा कि मैंने तो बहुत कहा था लेकिन वह नहीं मानी। अपने सास की बात सुनकर मैं परेशान हो गई। मैंने कहा,
वह तो ठीक है मम्मी जी। हाँ हाँ, वह बिल्कुल ठीक है। लेकिन जाहिर सी बात है, हमारी तरह उसका इतना स्टेमिना तो नहीं है अपनी चरित्रहीन बेटी का सामना कर सके, जो शादी से पहले ही किसी के पाप अपने कोख में पाल रही है। अपनी सास की बात सुनकर मेरी आंखें न चाहते हुए भी शर्म से झुक गई। मैं खुद को मुजरिम समझने लगी थी। मुंह दिखाई की रस्म खत्म हो चुकी थी। मैंने अपनी सास से कहा कि मम्मी जी, मैं अपनी मम्मी से मिलना चाहती हूँ, तो उन्होंने मुझे अनुमति दे दी। मेरी विधवा माँ पता नहीं किस हाल में होगी। जैसे ही हम मैरिज हॉल से आए, मैं अपनी माँ के पास आ गई। मेरी माँ का घर मेरे ससुराल से ज़्यादा दूर नहीं था। दोनों घर मोहल्ले में ही थे और आमने सामने थे। पहले दोनों घर एक ही हुआ करते थे, फिर दोनों घरों के बीच को काट कर एक रास्ता सा बनाया गया था, जिससे कि दोनों घर अलग अलग हो गए थे। यह घर मेरे पापा ने और अतुल के पापा ने मिल कर लिया था। घर क्या था, पूरा महल था। मेरे पापा और अतुल के पापा आपस में बहुत गहरे दोस्त थे। दोनों आपस में भाइयों की तरह रहते थे। हम दोनों परिवार साथ में मिलकर रहते थे। मेरे परिवार में मेरी मम्मी पापा और मैं अकेले ही थी, जबकि अतुल के परिवार में अतुल का छोटा भाई रंजन और उसके मम्मी पापा थे। दोनों परिवारों के बच्चे और दोनों की पत्नियां एकदम अपनों की तरह मिलजुल कर रहते थे। मेरे पापा बहुत मेहनती थे। अतुल के पापा और मेरे पापा दुबई में कारोबार करते थे, लेकिन फिर अतुल के पापा ने यहाँ हिंदुस्तान में कारोबार शुरू कर लिया और मेरे पापा दुबई में ही रह गए। अब वह दुबई वाला कारोबार संभालते थे और अतुल के पापा हिंदुस्तान वाला कारोबार संभालते। लेकिन अतुल के पापा बहुत ही कामचोर थे और उनका काम पर ध्यान नहीं रहता था। लेकिन मेरे पापा को इससे कोई मतलब नहीं था। उन दोनों की आपस में बहुत गहरी दोस्ती थी और वह अतुल के पापा को बिल्कुल अपने भाई जैसा मानते थे। लेकिन धीरे धीरे मेरे पापा का लगने लगा था कि उनका दोस्त उनके पैसों पर ऐश कर रहा है और खुद कोई काम नहीं करता है। तो फिर मेरे पापा ने हर चीज़ का बंटवारा कर लिया था। यह घर भी दो हिस्सों में बांट लिया था। बीच में एक रास्ता निकाल कर एक तरफ हम लोग रहते थे और दूसरी तरफ अतुल का परिवार रहता था। अतुल के पापा को हराम की लत लग चुकी थी। अब उससे कोई काम नहीं किया जाता था। धीरे धीरे उनका बिजनेस डूबता चला गया और फिर उनके पास कुछ भी नहीं बचा। अब कोई छोटी मोटी नौकरी करके अपना गुजारा करते थे, लेकिन हमारे घर पैसे की खूब रेल फेल थी। अतुल की माँ खुद को एक गायनोलॉजिस्ट कहते थी, लेकिन हकीकत में वह एक दाई थी और एक सरकारी अस्पताल में नौकरी करती थी। एक केस खराब होने की वजह से उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा था, लेकिन फिर उन्हें कहीं पर भी जॉब न मिली और वह अपने मोहल्ले में ही डिलीवरी करवाने लगी। और फिर एक दिन अतुल के पापा की नौकरी भी ख़त्म हो गई, क्योंकि उनका काम में मन नहीं लगता था। अब अतुल के परिवार में खाने के पीने के लाले पड़ने लगे थे। मेरे पापा से देखा नहीं गया था और फिर वह थोड़ा बहुत अतुल के पापा को दे दिया करते थे। घर के खर्च के लिए पैसे भेजते रहते थे। इस तरह अतुल का घर चलने लगा था। लेकिन उसी समय मेरे पापा और अतुल के पापा की डेथ हो गई। वह दोनों कहीं घूमने जा रहे थे कि गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए और गाड़ी खाई में जाकर गिरी। दोनों की मौके पर मौत हो गई थी।
पापा की अचानक हुई इस मौत से हमारा पूरा परिवार बिखर गया था, लेकिन उस समय तक अतुल की नौकरी लग चुकी थी और वह अपने घर को संभालने लगा था। मेरी सास के दो बेटे थे, एक अतुल और दूसरा रंजन। रंजन दिमागी तौर पर थोड़ा बीमार था। अतुल और मेरी बचपन से ही बहुत अच्छी दोस्ती थी। हम दोनों के पापा ने आपस में मिलकर हमारी शादी बचपन में ही फिक्स कर दी थी। मेरी मम्मी ने कभी उनके आगे एक शब्द भी नहीं बोला। पति थे और दूसरा अतुल ने मेरी माँ को बहुत पसंद था और फिर भले घर का रिश्ता था और इस तरह मैं एक घर से उठकर दूसरे घर में आ गई थी। मेरी माँ ने इसलिए यह रिश्ता स्वीकार कर लिया क्योंकि मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और मुझे मेरी माँ अनजान लोगों में से नहीं देना चाहती थी क्योंकि वह खुद विधवा थी और मैं अनाथ। हमारे सर पर किसी का हाथ नहीं था। पता नहीं अनजान लोग कैसे निकले। इसीलिए मेरी माँ ने अतुल से शादी करने से ही खैरियत समझी थी। सब कुछ सोचते सोचते खुद ब खुद मेरी आंखों से आंसू निकलकर गालों पर बहने लगे। सब कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन पता नहीं यह कैसे मेरी प्रेगनेंसी की बात बीच में आ गई। मैं मम्मी के कमरे में दाखिल हुई तो वह बेड पर लेटी हुई छत की तरफ घूर रही थी। मैं उनके पैर में जाकर बैठ गई तो वह मुझे खाली खाली नज़रों से देखने लगी। मेरी मम्मी गुस्से से बोली, ऐसे भी क्या आग लगी थी राजो? तुझे शादी तो तेरी अतुल से ही एक न एक दिन हो जानी थी। यह मुफ्त की कालिक अपने माथे पर लगाने की क्या ज़रूरत थी? तुझे क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में जो तूने मुझे यह दुख दिया है? मम्मी की बात पर मैं रो पड़ी। मम्मी, मेरा विश्वास करें, मैं निर्दोष हूँ, मैं बिल्कुल पवित्र हूँ। क्या मुझे आपको भी विश्वास दिलाने की ज़रूरत है? मैं फूट फूट कर रो रही थी तो मम्मी एकदम से चौंक कर मेरे पास बैठ गई। यह क्या कह रही हो राजो? मैं ठीक कह रही हूँ माँ। मुझे कुछ नहीं पता कि जो कुछ भी मेरी सास कह रही है वह सही है या गलत। मुझे आपकी कसम, मैं बिल्कुल पवित्र हूँ और मैं नहीं जानती कि इस मेरे पाप का असल कारण कौन है। तो मम्मी हैरत और परेशानी की मिली जुली हालत में मेरी तरफ देखने लगी। यह पाप किसका है भगवान? यह क्या मुसीबत हमारे सर पर टूट पड़ी है? मम्मी सर पकड़कर बैठ गई और मैं बेजुबान रोती हुई चली गई। कुछ देर मम्मी के पास बैठने के बाद मैं अपने घर वापस आ गई थी। मेरे लिए यह बात बहुत ही हैरान कर देने वाली थी कि अतुल बिल्कुल भी मेरे करीब नहीं आता था और ना ही उसने अपने पति होने का हक मुझसे वसूला था। मैं जितना उनके करीब जाने की कोशिश करती तो वह मुझसे कहते कि जब तक तुम ये बच्चा पैदा नहीं कर लेती हो तब तक मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। और यह बात करते करते अतुल के शब्दों में न तो मुझे कोई ताना नजर आता और ना ही तंग और ना ही किसी तरह का कोई गुस्सा। वह ये बात इतनी आराम से करता कि मैं हैरान हो जाती थी। ऐसा लगता कि जैसे यह उसी का बच्चा हो। अब तो मुझे अतुल पर ही शक होने लगा था, लेकिन मैं खामोशी से आने वाले समय का इंतज़ार करती चली जा रही थी। पहले पहले तो मुझे लगा कि मेरी सास मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगा रही है, लेकिन जैसे जैसे मेरे पीरियड मिस होते जा रहे थे और मेरा पेट बढ़ता जा रहा था, मेरे होश भी उड़ते जा रहे थे। अब मुझे भी विश्वास हो चुका था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन मेरे पेट में किसका बच्चा था मुझे नहीं पता था। कभी कभी अतुल पर शक होता कि कहीं अतुल ने तो मेरे साथ गलत नहीं किया है। अतुल के अलावा
मैं किसी लड़के के साथ नहीं उठी बैठी थी। लेकिन अतुल अगर मेरे साथ कुछ गलत करता तो फिर शादी के बाद उसने मुझे अभी तक हाथ क्यों नहीं लगाया था? वह मुझसे दूर दूर क्यों रहता था? और दूसरा शक मेरा मेरे देवर रंजन पर जाता था, लेकिन वह तो दिमागी मरीज था। वह मेरे साथ यह सब कुछ कैसे कर सकता था? लेकिन मैं भी सब कुछ सच जानने की ठान ली। आखिर मेरे पेट में किसका बच्चा था? मेरी जिंदगी में अतुल और रंजन के अलावा कोई दूसरा मर्द नहीं था। मैंने तय कर लिया कि जैसे ही बच्चे को जन्म होगा मैं बच्चे को डीएनए टेस्ट करवाऊंगी। जब मैं 8 महीने की प्रेग्नेंट हो गई तो चुपचाप के से मैंने अपना चेकअप करवाया ही था कि अचानक ही मेरे दर्द शुरू हो गए। मम्मी मेरे साथ ही थी और आधे घंटे के अंदर अंदर मैं एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। लेकिन ये खबर ना तो मुझे कोई खुशी दे पाई और ना ही मेरी माँ को। मैंने डॉक्टर से कहा कि मैं अपने बच्चे का डीएनए करवाना चाहती हूँ तो डॉक्टर ने बड़ी हैरत से मेरी तरफ देखा, लेकिन मेरे चेहरे पर फैली कठिरता को देखकर उसने आगे कोई सवाल नहीं किया और बच्ची का डीएनए ले लिया गया। मैं बच्ची को लेकर खामोशी से घर आ गई और मेरी सास और अतुल बच्ची को देखकर बहुत खुश हुए और मुझे भी अपने साथ लगा लिया। लेकिन मैं सपाट नज़रों से अपनी सास और अपने पति अतुल को देख रही थी और जैसे ही डीएनए की रिपोर्ट मेरे सामने आई तो मुझे पता चला कि मेरे बच्चे का असली बाप रंजन है तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने वह डीएनए की रिपोर्ट लाकर अपनी सास और अपने पति के मुंह पर मारी और उनसे कहा कि यह सब क्या है। मेरी सास का रंग एकदम से बदल गया था और दूसरी रिपोर्ट मुझे अतुल के कमरे से मिली थी। अतुल की थी जो मुझे अतुल की अलमारी से मिली थी। अतुल इस अलमारी को हर समय लॉक करके रखता था। एक दिन लॉक करना भूल गया था तो ऐसे ही उत्सुकता के मारे मैंने वह अलमारी खोल कर देखी कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है इस अलमारी में कि अतुल हर समय लॉक करके रखता है। तो यह रिपोर्ट मुझे वहीं पर नज़र आई जिसके अनुसार अतुल नामर्द था, बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं था। अब मुझे इन माँ बेटे की सारी साजिश समझ आ गई थी। वह अतुल की कमी पर पर्दा डालना चाहती थी, लेकिन मेरी सास और अतुल को यह लगता था कि नाजायज़ बच्चा पैदा हो जाने के बाद कभी भी आंख उठाने की काबिल नहीं रहूँगी, ना ही बच्चे के बाप के बारे में कोई सवाल करूँगी। और रह गई अतुल की अंदर की यह कमी तो उसे इसीलिए बर्दाश्त कर लूँगी कि मैं एक चरित्रहीन लड़की हूँ, शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ और अपने इस कमी के चलते मैं अतुल को इतनी बड़ी कमी के साथ स्वीकार कर लूँगी। लेकिन सब कुछ उल्टा ही हो गया और मुझे सब कुछ पता चल गया। मेरी सास ने पूरे घर पर कब्जा करने के लिए अपने दोनों बेटों का इस्तेमाल किया था। न जाने रंजन कितनी बार मेरी इज्जत के साथ खेल चुका था, क्योंकि मेरी सास अक्सर जब भी कोई अच्छी चीज़ पकाती थी तो मुझे अपने घर बुला लेती थी और रात भी अपने ही पास रोक लेती थी। उसकी अगली सुबह मेरा पूरा दिन सर घूमता रहता और शरीर दर्द करता, लेकिन समझ में नहीं आती थी कि मेरी तबीयत इतनी गिरी सी क्यों है। और यह बात मुझे अब समझ आई थी कि मुझे बेहोशी के दवा खिलाने के बाद वह मेरे शरीर के अपने बेटे रंजन के हवाले कर देती थी, जो दिमागी तौर पर पागल था लेकिन जिस्मानी तौर पर पूरा मर्द था। और वह पूरी रात
मेरे शरीर के साथ खेलता रहता, जिसके नतीजे मैं प्रेग्नेंट हो गई और मेरी सास इसी मौके का इंतज़ार में थी। उन्होंने अब मेरे ऊपर और मेरी माँ के ऊपर एहसान करते हुए अतुल जैसे नामर्द बेटे की शादी मुझसे कर दी, ताकि अतुल का भरम भी कायम रहे और मैं अपनी सास के एहसान तले चुपचाप जिंदगी गुजार दूं और चूं तक ना करूं। एक ही तीर से दो शिकार। लेकिन मैं और मेरी माँ ने फैसला किया कि हम इस जुल्म के खिलाफ बोलेंगे और फिर मैं पुलिस स्टेशन जाकर अपनी सास और दोनों बेटों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी। मेरी सास और मेरे पति अतुल को 50 साल की सजा हो गई, जबकि रंजन दिमागी तौर पर स्टेबल नहीं था, इसीलिए उसे छोड़ दिया गया। लेकिन अब वो मेरे लिए और भी ज़्यादा परेशानी की बात थी, क्योंकि अब रंजन का देखभाल करने वाला कोई नहीं था और अब रंजन की जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर आ गई थी। इस मामले में मैंने रंजन को गलत नहीं ठहरा सकती थी, क्योंकि वह तो मासूम था। उसे जैसे कहा गया वैसे ही किया। रंजन को सही और गलत की कोई पहचान नहीं थी। मैं रंजन की देखभाल करने लगी। रंजन की देखभाल करते करते मैंने महसूस किया कि रंजन दिल का बहुत ही अच्छा लड़का था, बिल्कुल बच्चों की तरह पाक साफ। उसके दिल में कोई पाप नहीं था। वह मेरे साथ बहुत खुश रहता था। मैं रंजन को लेकर डॉक्टर के पास गई और रंजन का चेकअप करवाया, तो रंजन को चेक करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि रंजन ठीक हो सकता है, लेकिन उसके इलाज में बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है और जितने पैसे डॉक्टर ने बताए इतने पैसे मेरे पास नहीं थे। इतना महंगा इलाज में रंजन का नहीं करा जा सकती थी। लेकिन अब मुझे अपनी बेटी का फ्यूचर भी दिखाई दे रहा था। कुछ भी कहो, जो बच्ची मेरी गोद में थी वह मेरा अपना ही खून थी और उसका बाप रंजन था। मैं अपनी बेटी के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती थी। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी, यहाँ तक कि अपना घर बेच दिया और रंजन के इलाज पर पैसा लगा दिया। भगवान की कृपा से धीरे धीरे रंजन ठीक होता चला गया। कुछ दवाइयाँ का असर था और कुछ मेरी मोहब्बत और देखभाल थी कि रंजन बिल्कुल ठीक होने लगा था। मेरे इतनी ज़्यादा देखभाल करने से रंजन मेरा दीवाना हो गया था। वह मुझसे प्यार करने लगा था और मैं भी तो अब रंजन के बिना नहीं रह सकती थी। मैं भी रंजन से प्यार करने लगी थी और फिर मैंने रंजन से शादी कर ली। रंजन आज बिल्कुल ठीक हो चुका है, लेकिन वह पुरानी बातें भुला नहीं था कि उसकी माँ ने किस तरह उसका इस्तेमाल करके मेरे साथ गलत किया था। रंजन मुझसे बहुत शर्मिंदा था। वह मुझसे माफ़ी मांगता कि मैंने तुम्हारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था, मुझे माफ़ कर दो। मैंने रंजन को तो ना जाने कब का माफ़ कर दिया था, लेकिन रंजन को तो मैंने कभी गलत समझा ही नहीं था। आज मैं और रंजन शादीशुदा ज़िंदगी को बहुत ही खूबसूरती के साथ गुजार रहे हैं। मेरी सास और अतुल की सज़ा पूरी होने वाली थी और तभी रंजन ने कहा कि हम उन लोगों के साथ नहीं रहेंगे। रंजन मुझे लेकर एक किराए के घर में आ गया। मैं, मेरी माँ और रंजन अब इस किराए के घर में रहते हैं। बैंक से कुछ लोन लेकर रंजन ने अपना बिजनेस शुरू किया है। भगवान की कृपा से हुई है कि बिजनेस अच्छा चल निकला और हम बहुत ही सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं।